बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमडीसी सिलेबस जो हमारे पास 2023 का है। इसमें हम जस्ट ये आप लोगों को बताएंगे कि कौन से पॉइंट्स जो है जो आप लोगों ने याद रखनी है। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स में ऑलरेडी इस पर हम लोगों ने एक एक पॉइंट जो है डिस्कस किए, एक एक एमसीक्यू जो है बूम अकेडमी ऑनलाइन कैंपस में हम आप लोगों ने डिस्कस किए। वो सारे वीडियोज़ जो है आप लोगों के साथ अवेलेबल है। आज हम सिर्फ आप लोग को ये बताएंगे कि कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, एक रिव्यू देंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है हमारे पास। सो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल पाथ हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट पाथ है। डायमेंशन इसका लेंथ है और ऐसा यूनिट इसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीटर है। इसके अलावा याद रखें कि डिस्टेंस जो हमारे पास है वो ज़ीरो हो सकती है और डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती। और डिस्प्लेसमेंट जो है याद रखें कि इट कैन बी ज़ीरो। लाइक सर्कल में एक गाड़ी मूव करती है, अगर दोबारा वो इस पोजीशन पर आ जाए तो हमारे पास जो है सरकमफ्रेंस डिस्टेंस के बराबर होगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है इस केस में ज़ीरो होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास तब सेम होगी जब गाड़ी हमारे पास लीनियर डायरेक्शन में मोशन करेगी। और फिर इस पर हम लोगों ने बात की थी, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे बाद एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या होगी, एलॉन्ग डायमीटर मूव कर ले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बॉडी सर्कल में 3/4 पाथ कवर कर ले तो फिर हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी। सो डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का एक एमसीक्यू हमारे पास कन्फर्म होता है, ये आप लोग याद रखें। सही है। इसी तरह हमारे पास जो है वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमारे पास वो स्पीड है। सही है। तो इस साथ में जो है स्पीड भी हमारे पास याद रखें, दैट कैन इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती, इसी वजह से स्पीड हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। और याद रखें कि हमारे पास स्पीड जो है इट कांट बी नेगेटिव, यानी वेलोसिटी जो है अपोजिट साइड पर हमारे पास इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो आर नेगेटिव। बॉडी हमारे पास जब हम ऊपर फेंकते हैं, जब वो नीचे आती है तो ऊपर जाती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और फिर जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसकी डायग्राम कुछ यूँ होती है। और स्पीड की हम लोगों ने डिस्कस की थी कि वो हमारे पास इस तरह हो सकती है। तो ये आप लोग याद रखें। स्पीड हमारे पास जो है स्केलर है, याद रखें कि स्पीड हमारे पास जो है स्केलर है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है और ये स्पीड जो है ये हमारे पास स्केलर है। सो ये भी आप लोग याद रखें, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टाइम है टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम एक साइड पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दूसरी साइड पर टाइम लेंगे तो ये हमें देगी इस ग्राफ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो याद रखें कि टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है। अगर हम स्लोप की बात कर ले तो वो हमारे पास जो है y वैल्यू डिवाइड बाई एक्स, सो एस डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो हमें स्लोप जो है हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट थीटा हमें देगी एस डिवाइड बाई टी। सही है। ये आप लोग याद रखें कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यूज व्हाट, तो ये वेलोसिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, v बाई टी। याद रखें कि ये हमारे पास डेल्टा v बाई टी है, चेंज इन वेलोसिटी है, जस्ट वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। अब वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो अगर चेंजेस मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है इसमें एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास उसकी चेंजेस कांस्टेंट हुए टाइम उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे, अगर वेरिएबल हो तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन। और ये हमारे पास है एक और ग्राफ है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एक साइड पर हम वेलोसिटी ले रहे, दूसरी साइड पर टाइम ले ले एक्स एक्सिस पर, तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखें कि यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है ये है v डिवाइड बाई टी। स्लोप हमारे पास बराबर है v डिवाइड बाई टी और v डिवाइड बाई टी हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू v डिवाइड बाई टी। सो आपको कहेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज द एक्सीलरेशन। इसके अलावा ये भी याद रखें कि एरिया हमारे पास किस चीज़ की बराबर होगी, ये एरिया दिस इज़ v मल्टीप्लाई बाई टी और v मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास s के बराबर है, यानी डिस्प्लेसमेंट। सही है। सो ये भी आप लोग जो है याद रखें।
इसके अलावा हमारे पास जो है वेलोसिटी की 3 लॉज भी हम लोगों ने पढ़े थे, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वेलोसिटी की 3 इक्वेशन थी। जब हम वी एवरेज फाइंड करते हैं सो हमारे पास बराबर है S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन प्लस T1 प्लस T2, अगर हमारे पास जो है डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट हो। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है इक्वल डिस्टेंस हो, हमारे पास क्या हो, इक्वल टाइम हो एंड डिफरेंट डिस्टेंस हो, लाइक 1 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर एक मिनट में 50 किलोमीटर या 1 आवर में, यानी अगर हमारे पास टाइम सेम हो, इक्वल हो और मेरे पास एस चेंज हो, तो फिर इसके लिए हम वी एवरेज जस्ट फाइंड करते हैं V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अगर 3 वैल्यूज़ है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो, टाइम डिफरेंट हो और डिस्टेंस सेम हो, तो फिर इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वी एवरेज। ये फार्मूला हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, इस पर जो है क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व की थी। सो ये फार्मूलाज आप लोग याद रखें। इसके अलावा हमारे पास न्यूटन की 3 लॉज हैं हमारे पास, सही है। न्यूटन की 3 लॉज में जस्ट ये याद रखें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़ी थी। ग्लास होगा, इसमें के ऊपर काइन रखेंगे, ये कार्ड हटाएंगे तो काइन जो है हमारे पास क्या होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सही है। इसके अलावा ये न्यूटन से फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये इनर्शिया डिपेंड करती है हमारे पास मास ऑफ द बॉडी पर। इनर्शिया हमारे पास 2 किस्म की है, एक हमारे पास रेस्ट है और दूसरी हमारे पास मोशन है। रेस्ट वाली चाहेगी कि मैं रेस्ट में रहूँ, मोशन वाली चाहेंगी कि मेरे पास मोशन में रहूँ, और एक हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी बॉडी चाहती है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो उसी तरह रहे, उसमें हमारे पास चेंज ना हो। और इसकी जो एग्जांपल है वो आप याद रखें कि हमारे पास एक बंदा है, बस में बैठा है, बस आगे की तरफ डायरेक्टली स्टार्ट करेगी तो बंदा पीछे की तरफ जाएगा, ब्रेक लगाएगी तो बंदा आगे की तरफ जाएगा। इसमें ये भी MCQ है, अगर बंदा ट्रेन में बैठा है, वो इक्वल स्पीड पर जा रहा है, ये ऊपर बाल फेंक के तो कहाँ आएगा, वो सेम टू सेम उसके हाथ में आएगा। अगर बॉडी एक्सेलरेटिंग में है तो बाल पीछे की तरफ आएगा, अगर बॉडी डिसेलरेटिंग है तो बाल हमारे पास आगे गिरेगा। तो ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास जो है अगर एक फ्री फॉल बॉडी हो, तो इसके लिए अगर फ्री फॉल बॉडी हो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी अगर हम ऊपर से बॉडी फेंक देते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये टॉपिक यहाँ पर नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी में फेंक देता हूँ तो ये फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस करेगी, फिर मेरे पास दूसरी सेकंड के बाद ये 20 मीटर में होगी, फिर अगली 3 सेकंड के बाद ये 45 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। यानी जो डिस्टेंस कवर कर लेती है, पहली सेकंड में 1, दूसरी में 15, तीसरे में 25, फिर मेरे पास क्या है 35। सो ये रेशो हमारे पास इस तरह है 1, 3, 5, 7, 9, यानी यहाँ से दे के S2 = 3 टाइम ऑफ S1। इस तरह की रेशो से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेकंड लॉ की बात कर ले, तो सेकंड लॉ जो हम डायरेक्टली बुक में लिख लेते हैं कि F = ma। सो ये हमारे पास ये सेकंड फॉर्म है लॉ की, लेकिन ये यहाँ से आया है कि F हमारे पास बराबर होगी डेल्टा P डिवाइड बाई T। सो MCQs में आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सो हमारे पास फोर्स के बराबर है। यहाँ पर मैं P की बजाय अगर mv/t लिख लेता हूँ, v/t हमारे पास A के बराबर है, तो मेरे पास अगेन वो वाला इक्वेशन जो है सेकंड लॉ का आ जाता है, सही है। यहाँ पर जो फोर्सेस की यूनिट है, अगर आप लोग ये जो फोर्सेस की यूनिट है आप लोग याद रखें, हर क्वांटिटीज़ की 2 यूनिट्स आप लोग याद रखें। एक यूनिट जो है SI, सो SI यूनिट जो है वो फोर्स का हमारे पास न्यूटन है, और CGS सिस्टम में हमारे पास जो है वो डाइन है, और 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है 10⁵ डाइन, सही है। ये आप लोग जो है याद रखें। SI जो है वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में हमारे पास जो है वो है ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास 2 यूनिट्स थे। इसके अलावा अगर बात कर ले कि न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी, तो याद रखें कि F न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है हमारे पास F ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्सेस आप लोग याद रखें।
सही है। तो ये हमारे पास थे न्यूटन थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास है टू एवरी इक्वेशन ड्यू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। सो याद रखें कि डिफिनीशंस आप लोगों ने याद रखनी है, वो डिफिनीशन गिवन होंगी कि ये हमारे पास कौन सी जो है क्या है, कौन सी लॉ है। सही है, ये हमारे पास थी कुछ वैल्यूज़। इसी तरह ये F इज इक्वल टू एम है। सो न्यूटन सेकंड लॉ में ये भी याद रखें कि न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास जो ये हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू एम ए, ये एक हो गया। दूसरा F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई टी, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास ये हो गया। इसी तरह अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे कि रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 किलोग्राम ऑफ गैस पर सेकंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 या 300, द एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑफ द रॉकेट इज। सो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम वी डिवाइड बाई टी। सो F इज इक्वल टू एम बाई टी इंटू वी। आपको गिवन होगा कि रॉकेट इतना मास पर सेकंड रिजेक्ट कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ ना आप लोग फाइंड कर ले फोर्स। सो ये इक्वेशन जो है ये भी यूज़ होता है। सो 1 2 3 ये 3 इक्वेशन जो है हमारे पास आप लोग याद रखें कि ये यूज़ होते हैं। सही है। इसके अलावा कि अगर आपसे पूछे कि बाल आप मास 1 kg मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड इट स्टॉप्स इन 0.1 सेकंड इन द फोर्स ऑफ द बाल। सो स्टॉपिंग अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो याद रखें कि F इज इक्वल टू एम ए एम वी डिवाइड बाई टी। सो आपको अगर किसी चीज़ का मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो और आपको कहे कि वो इतने टाइम में स्टॉप हो रहा है तो इस पर फोर्स फाइंड कर ले, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है जो F इज इक्वल टू एम ए से डिराइव हुआ है और ये जो है हम यूज़ करते हैं। सही है। सो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन थी। इसी तरह जो न्यूटन थर्ड लॉ है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ है हमारे पास। सो न्यूटन थर्ड लॉ में याद रखें कि स्विमिंग हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ की। सही है। और इसी तरह अगर हमारे पास एक कैनन है जो फायर कर लेती है तो वो पीछे की तरफ जाती है, वो भी हमारे पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से हमारे पास होती है। और याद रखें कि इसी न्यूटन थर्ड लॉ से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिराइव करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज भी हमारे पास है जो आपसे पूछेंगे कि हमारे पास सपोज अगर एक ग्लास है, अगर हमारे पास एक बॉटल है वो है कोका कोला का या किसी भी चीज़ का है, अगर इसको हम क्या कर ले एक डिजिटल बैलेंस पर अगर इसको रख ले, इसको अगर मैं डिजिटल बैलेंस पर लग लूँ तो क्या होगा। सो अगर इसको हम खोलेंगे तो याद रखें कि इससे बबल्स ऊपर की तरफ निकलेगी गैस। अब गैस ऊपर की तरफ जाएगा तो रिएक्शन में ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इसकी वेट अगर 10 है तो वो हमें 10.5 शो करेगी। और जब गैस बाहर निकलेगा तो इक्विलिब्रियम में ये बॉटल आएगा, फिर हमारे पास वेट क्या होगा 10 पर आएगा। सो अगर इस तरह कंसिडर, पहले वेट इंक्रीज़ होगा फिर हमारे पास डिक्रीज़ होगा। सो ये हमारे पास थी न्यूटन थर्ड लॉ। अब यहाँ पर देख ले हमारे पास जो टॉपिक रह गए है मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमें कहती है कि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व होती है और मोमेंटम हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास बराबर होती है। ये अगर बिफोर और आफ्टर है तो ये हमारे पास जीरो होगी और बिफोर मोमेंटम हमारे पास बराबर होगी आफ्टर मोमेंटम के। और इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं ये अगर हमारे पास एक AK-47 है, इससे बुलेट निकलती है तो पहले हमारे पास की मोमेंटम जीरो थी दोनों की, बाद में भी मोमेंटम दोनों की जीरो होगी। सो M1V1 बाद में बराबर होंगी M2V2 की। सो ये आप लोग याद रखें, इस तरह का MCQs आ सकता है। अब इसके अलावा जो एक और टॉपिक है वो हमारे पास है कोलिजन का। सो कोलिजन में सिंपली आप लोग ये याद रखें कि हमारे पास जब कोलिजन होती है हमारे पास तो इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक कौन सा है, और इलास्टिक की ये हमारे पास डिफरेंट केसेस है। सो ये मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि एक हमारे पास कोलिजन है, दिस इज इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होती है जिसमें एनर्जी कंजर्व होती है सारी, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होती, मोमेंटम हमारे पास कंजर्व होती है, कंजर्व दोनों होगी। इलास्टिक में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होगी। सो ये डिफरेंसेस है हमारे पास। फिर हमने बात की थी कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो अगर वन डायमेंशन में है तो V1 डैश हमारे पास जो है ये बराबर होगी V1 डैश हमारे पास बराबर होगी M1 + M2 V1 +
m1 प्लस m2 v2 यहाँ पर आ जाएगा 2m2 m1 माइनस m2। इसी तरह v2 का भी फार्मूला था हमारे पास, ये भी आप लोग याद रख लें। सही है। अब इसी फार्मूले के बाद 3 केसेस थे हमारे पास। जब भी हमारे पास 2 बॉडीज है, उनकी मासेस अगर सेम है तो याद रखें कि उनकी वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज करेगी। ये एक केस था हमारे पास। दूसरा केस ये था कि अगर हमारे पास m1 बहुत ज़्यादा है m2 से और वो m2 हमारे पास ज़ीरो है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकिल आती है और एक ट्रक को जो है टक्कर मारती है, तो क्या होगा, तो ये जो जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से हमारे पास क्या होगा, वो वापस दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह थर्ड केस था हमारे पास, अगर m1 जो है सारी बहुत छोटा वाला केस था। अगर m1 हमारे पास बहुत बड़ा है m2 से और v2 हमारे पास ज़ीरो है, यानी एक ट्रक जो है आकर एक साइकिल को अगर टक्कर मारे तो क्या होगा, तो ये जो है v1 हमारे पास जो है सेम की सेम रहेगी, लेकिन v2 डैश हमारे पास 2v1 से चलेगी। 100 की स्पीड से अगर ट्रक का 0 स्पीड पर जो है एक साइकिल को टक्कर मारे तो ये साइकिल बाद में 200 स्पीड से चलेगा और इसका स्पीड जो है सेम टू सेम 100 रहेगा। तो ये 3 केसेस आप लोग याद रखें। इसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन जो है याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बैंक ऑफ एमसीक्यूज यूट्यूब पर चले जाए। यहाँ पर हमने लोगों ने बैंक ऑफ एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पर चले जाए, वहाँ पर हम लोगों ने अपलोड जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हम लोगों ने अपलोड की है। सो दिस वाज द ऑल द सिलेबस ऑफ चैप्टर 3। अब यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ईजी है। इसके एमसीक्यूज में आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले हमारे पास है ये हमारे पास है वर्क। सो वर्क हम किसी कहते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। फिर हमारे पास यहाँ पर केसेस लिखते थीटा 0 होगी, सो कास 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा। सही है। फिर मेरे पास अगर 90 होगी 0 होगा, वर्क मेरे पास 0 होगा। इसी तरह अगर यूनिट्स की बात कर ले तो वर्क का यूनिट हमारे पास एनर्जी के बराबर है, ऐसे में इसको हम जूल कहते हैं, जिसका यूनिट हमारे पास इसको हम न्यूटन मीटर भी है। CGS सिस्टम में इसका यूनिट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ERG है और 1 ERG हमारे पास बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। सही है। अगर मैं जूल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ERG में, तो 1 जूल हमारे पास याद रखें कि ये मेरे पास बराबर है 10⁻⁷ ERG। सो हमारे पास जूल जो है ERG से बड़ा यूनिट है। अगर डायमेंशन की बात कर लूँ तो मैं इसको आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, W इज इक्वल टू F क्रॉस T और यहाँ से आएगा ML2T-2। और याद रखें कि ये ML2T-2 जो है वर्क का भी यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है और केमिकल एनर्जी का भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी है। सो ये हमारे पास थी, हमारे पास क्या, ये हमारे पास था वर्क। इसी तरह एनर्जी हमारे पास कैपेसिटी टू डू वर्क है और ये हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बराबर है हाफ mv² का, एक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास mgh का। और यहाँ से याद रखें कि आप लोग इस तरह का हो जाएंगे कि पोटेंशियल बॉडी फाइंड कर ले और विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टू, अगर एक आदमी इतनी छत पर इतने टाइम में चढ़ता है, दूसरा इतने टाइम पर छत पर चढ़ता है, तो आप लोगों ने m1g तो हमारे पास सेम है h1 और m2g h2 जो है इस इक्वेशन को फाइंड कर ले। अगर रेशो के MCQs गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, वो यहाँ पर जो है m1² v1² और m2² v2², ये हमारे पास रेशियो है और यूनिट्स हमारे पास दोनों की सेम होगी। इसी तरह अगर कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात आ जाए यहाँ पर, तो कंजर्वेटिव फील्ड्स याद रखें, कंजर्वेटिव फील्ड्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। ये आप लोग जो है याद रखें। सो ये हमारे पास थी, हमारे पास कुछ चीज़ें। इसके अलावा एनर्जी के बारे में ये भी याद रखें कि यही एनर्जी जो है एनर्जी के बारे में याद रखें कि 1 जूल हमारे पास बराबर है 10⁻⁷ ERG। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। सो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है और 1 कैलोरी हमारे पास बराबर है 4.18 जूल। सो ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट्स है जो आप लोग याद रखें। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमारे पास जो है पॉजिटिव होगी और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास
नेगेटिव नहीं हो सकती है। वाटर फ्लो कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, बुलेट मूव कर रही है, तो हमारे पास क्या होगी। यहाँ पर आप लोग याद रखें कि हमारे पास एक रिलेशन था, वो हमारे पास था P = √2mk। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमारे पास क्या है, रिलेशन है। अब याद रखें कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास बराबर है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को, लेकिन अगर हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास जो है P = √2mk, यहाँ से हमारे पास के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है मास को। ये तब होगा जब हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हमारे पास ये होगा। सो ये आप लोग याद रखिए कि एनर्जी हमारे पास m को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, अगर हमारे पास p कांस्टेंट हो। अगर p कांस्टेंट नहीं हो तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये हमारे पास था टॉपिक। यहाँ पर हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप लोग याद रखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इसका इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क की, वर्क बराबर है एफ डी की, एफ हमारे पास बराबर है Gm/r² × d। ये d स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस है, सो हमारे पास बन जाएगा Gm/r। इसके साथ हम नेगेटिव लगा लेते हैं बिकॉज दिस इज वर्क डन बाय अस। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इसका इक्वेशन है Gm/r। याद रखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये MCQs में आता है। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बजाय आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जब मास पर डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। सो Gm/r mm, सो वी विल गेट Gme/r। सो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दोनों आप लोग याद रखें, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक बचा है पावर का। सो पावर के बारे में याद रखें कि P = W/T, और इसको हॉट W के बजाय हम लिख सकते हैं mg/T, इसके बजाय हम लिख सकते हैं ½mv²/T। सही है, ये तीनों इक्वेशन जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोग ये याद रखें कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह P का जो यूनिट है वो हमारे पास है W/T यानी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। सो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा P मेरे पास बराबर है W/T के। सो अगर मैं बड़ा यूनिट लिख लूँ, मैं किलोवाट लिखूँगा घंटे का, बड़ा यूनिट हावर लिखूँगा। सो ये मेरे पास आ गया P ये मेरे पास आ गया किलोवाट, मेरे पास यूनिट है पावर का, और यहाँ पर मैं जूल लिख लूँगा। सो P का अगर मैं लिख लूँ किलोवाट, या इसको मैं सिंपली W PT लिख सकता हूँ। P का यूनिट मेरे पास क्या है, किलोवाट में लिख सकता हूँ, टाइम का मैं हावर। सो याद रखें कि किलोवाट हावर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, ये मेरे पास यूनिट है एनर्जी का W का। सो ये MCQs में आता है कि किलोवाट हावर किस चीज़ का यूनिट है। यहाँ पर अगर के बजाय मैं 1000 लिख लूँ, हावर के बजाय 60 × 6 लिख लूँ, तो मेरे पास 1 किलोवाट हावर, याद रखें ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल या 3.6 मेगा जूल। सो ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर है। सो 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट के बराबर है। सो ये आप लोग याद रखें, सही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ पावर में, मैं लिख लूँ कि P = W/T, WFD हमारे पास बराबर है FD/T, और D/T वेलोसिटी है, FV हमारे पास आ जाता है पावर। सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पावर। सो ये आप लोग याद रखें। ये हमारे पास था अबाउट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, सही है। दैट इज़ क्वाइट इजी टॉपिक है हमारे पास। ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन स्टिल इसको जो है मैं अभी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिवोल्यूशन, डिग्री एंड रेडियन। ये हमारे पास 4 चीज़ें स्टार्ट में गिवन है। सो
सबसे पहले जब बॉडी एंगल में मूव कर लेती है, सर्कल में मूव कर देती है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। ये मेरे पास थीटा है, थीटा मेरे पास बराबर होगी S/R की। सही है। इसके अलावा अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस की अगर 1/3360 में लियो, इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास वो आ जाएगा 1 डिग्री, या थीटा हमारे पास S/R है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोग याद रखें कि फाई जो है वो हमारे पास सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर है, ये भी याद रखें। एक सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियन होती है, 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 की, सो 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री। ये भी MCQs में आता है। इसके अलावा 1 डिग्री हमारे पास कितनी रेडियन के बराबर होगी? 0.0017। ये आप लोग कन्फर्म कर ले। ये इस तरह है, लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही है। इसके अलावा ये हमारे पास ये डिग्री था और ये हमारे पास रेडियन था, ये सब चीज़ें हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप आती। हमने कहा था कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ये हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास। इसका यूनिट हमारे पास रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है, ये हमारे पास जो है डिग्री पर सेकंड भी हो सकती है, और ये हमारे पास रिवोल्यूशन पर सेकंड भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये हो सकती है। अगर हमारे पास जो है डायमेंशन की अगर हम बात कर ले तो याद रखिए कि ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ की बराबर है, और 2 पाई एफ हमारे पास F1 और T है, सो हमारे पास पर सेकंड की जो है T-1 जो है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है। सही है। यहाँ पर याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मोशन जो है ये आती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी अगर हमारे पास घड़ी है उसकी मिनट सेकंड हैंड और मिनट हैंड की क्या होगी, तो ओमेगा जो है याद रखें कि ओमेगा की रेशोज़ यहाँ पर आती है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ओमेगा हमारे पास बराबर ही थीटा बाई टी। अगर थीटा सेम हो, मिनट्स घड़ी है और है सेकंड है, ये घड़ी घूमती है, ये और सेकंड जो है घूमती है, तो क्या होगी? मिनट हैंड की वॉच जो है ये हमारे पास W1 बाई W2 बराबर होगी। अगर थीटा तो सेम है, दोनों छः घड़ी की जो है घड़ी जो है सर्कल में घूमती है, तो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम 1 को टाइम 2 को। सो अगर हम बात कर ले फॉर एग्जांपल सेकंड और मिनट की, तो सेकंड ये अगर हम सेकंड में बात कर ले और मिनट की, तो सेकंड की टाइम हमारे पास 1 मिनट है और बाकी 60 सेकंड्स है, तो ये मेरे पास आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 1। और ये रेशो हम लोग ने डिस्कस की थी डिटेल से। ये सारी रेशो जो है आप लोग जो है याद रखें। सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोग याद रखें कि रिलेशन हमारे पास क्या है? जस्ट जो रिलेशन है हमारे पास उसकी इक्वेशंस जो है आप लोग जो है याद रखें। लाइक हमारे पास V बराबर है V इज इक्वल टू R ओमेगा, और इसकी तरह थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाई R, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाई R या S इज इक्वल टू R थीटा। तो जो एंगुलर क्वांटिटी है उसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये A है लीनियर, तो A इज इक्वल टू R अल्फा। अगर ये एंगुलर मोमेंटम है तो L इज इक्वल टू R P। अगर ये I है तो यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा M R स्क्वायर, या इसी तरह टार्क इज इक्वल टू I A। सो ये इक्वेशंस जो है ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल, mv स्क्वायर डिवाइड बाय R है, और फोर्स इज काजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है A इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये सिंपल है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है इससे रेशो के MCQs हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आती है। सो दिस इज़, ये आप लोग याद रखें। लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट हमारे पास है वेव्स है। हमारे पास चैप्टर हमारे पास क्या है? एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ वेव्स। सही है। अब हमारे पास जो है वेव्स हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपिगेशन। अगर हम वेव्स की बात कर ले, वेव्स को अगर हम डिवाइड कर ले एनर्जी की बेस पर, सही है, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेव्स आएंगे। एक हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स है, दूसरे हमारे पास स्टेशनरी वेव्स है। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास these waves advances in the medium with definite velocity and these waves propagate energy in the medium। यानी जो वेव्स हमारे पास एनर्जी कैरी करती है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स,
और जो हमारे पास एनर्जी नहीं कैरी करती, डू नॉट कैरी एनर्जी, उसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। सो ये हमारे पास याद रखें, प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी कैरी करती है, और हमारे पास जो है ये जो दूसरी है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स, ये हमारे पास एनर्जी कैरी नहीं करती। अब प्रोग्रेसिव वेव्स की एग्जांपल साउंड वेव्स और लाइट वेव्स मस्ट याद रखें, साउंड प्लस लाइट वेव्स जो है आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर हमारे पास क्रस्ट ट्रप एम्पलीट्यूड वेवलेंथ क्या है, तो ये हमारे पास सिंपल है। अगर ये एक वेव है तो ये हमारे पास ऊपर पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे पोर्शन को हम ट्रप कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए कहते हैं, और यहाँ पर एक सेम पॉइंट से या दोनों एम्पलीट्यूड की टॉप से जो है एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, या क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रप टू ट्रप को हम क्या कहते हैं। और इसी तरह टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है तो वी हमारे पास बराबर है एफ लेमडा का जो, और इस तरह एफ हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड को। और इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स भी हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है। सो प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास है एक ट्रांसवर्स वेव्स है, और दूसरा हमारे पास क्या है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। सही है। ट्रांसवर्स वेव्स में जो है पार्टिकल्स मूव करती है, यहाँ पर अगर इसको छोड़ ले ऊपर की तरफ दोबारा आ जाए, यहाँ पर क्रस्ट में होगी कि हमारे पास ये एक टाइम पीरियड गिवन होगी कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास सपोज 4 सेकंड है, तो इस बॉटम से एम्पलीट्यूड में पहुंचने में कितना टाइम लगे, dt/4 से हमारे पास 1 सेकंड है। इसी तरह हमारे पास किसी भी पॉइंट पर हमने अगर पॉइंट का इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x = x0 x0 साइन ओमेगा टी, सो ये हमारे पास वेव का एक इक्वेशन है। सही है। तो ये x0 जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। इस तरह का एक इक्वेशन गिवन होगा, आपको कहेंगे कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, वहाँ पर हमारे पास इस तरह एक वैल्यू गिवन होगी s = 2 साइन, और ओमेगा की बजाय हम लिख सकते हैं 2πf। सो यहाँ पर गिवन होगा 50 t। सही है। और आपको कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ले, तो ये 50 जो है ये हमारे पास एक्चुअली 2πf है, और f हमारे पास 50/2π, सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये इक्वेशन पर हमने डिटेल्स में बात की थी। सो नो नीड टू डिस्कस अगेन। ट्रांसवर्स वेव्स वो है जिसकी पार्टिकल्स और वेव डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पर होता है। लॉन्गिट्यूडनल में जिस तरह डायरेक्शन ऑफ वेव होता है उसी तरह पार्टिकल की डायरेक्शन होती है। ये भी हम लोगों ने जो है डिटेल्स में हमारे पास डिस्कस की थी, और वेव चैप्टर की भी वीडियो हमारे पास बैंक ऑफ एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पर हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। हाँ, सो ये हमारे पास थी अबाउट। इसी तरह एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमारे पास जो है एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो इंटेंसिटी हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसकी इक्वेशन आप लोग जो है याद रखें, इसकी यूनिट हमारे पास है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट हमारे पास E/T से आई है, सो ये आप लोग याद रखें। या ये E/T हमारे पास पावर के बराबर है, सो P/A जो है हमारे पास, जी भी हमारे पास इंटेंसिटी है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें। इसी तरह पीरियाडिक वेव्स पर हम लोगों ने बात की थी। हमारे पास वो होते हैं जिसके ख़ास पीरियड होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड होती है, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक MCQs हमारे पास क्या है, कन्फर्म आती है, ये आप लोग याद रखें। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स में हो तो वो हमारे पास फिर वहाँ पर वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है। ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम बात कर ले तो v = TL/m, ये हमारे पास लेंथ, मास और टेंशन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि T/m, वेयर m = मास पर यूनिट लेंथ। सही है। अगर इसी तरह अगर बात कर ले, हम क्या कर लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर की बात की वन हो तो मास हमारे पास बराबर है ρ का। यहाँ पर मैं m की बजाय ρ लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा T × L /ρ। तो याद रखें वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये आप लोग याद रखें। और इसी तरह स्पीड ऑफ ट्रांसफर जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो है ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, हमारे पास ज़्यादा होगी वेलोसिटी इन लूजली वन, ये भी आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर ले और साउंड वेव्स की बात कर ले तो याद रखें कि v हमारे पास बराबर है v = P/ρ।
याद रखें कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो प्रेशर का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इक्वेशन में डायरेक्टली है, लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये पी बाई रो जो है, अगर हम सॉलिड के लिए देख ले, लिक्विड के लिए देख ले तो ये देख लें तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास सॉलिड की ज़्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड की ज़्यादा होगी गैस से। तो याद रखें कि गैस हमारे पास स्पीडली मूव करती है इनसाइड, और वो हमारे पास ज़्यादा होती है लिक्विड, और हमारे पास गैस से। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील में देख ले, वाटर में देख ले या एयर में देख ले, तो हमारे पास ये आ जाएगी 5000 स्पीड जो है स्टील में होगी, 1500 हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड, और 330 मीटर हमारे पास जो है स्पीड है इन एयर में। सो ये देख ले कि हमारे पास क्या है। इसी तरह इसी स्पीड में जो है 2 MCQs है, एक हमारे पास न्यूटन ने लॉ डिराइव की थी, एक हमारे पास लेप्लेस ने लॉ जो है वो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया था। सही है। सो न्यूटन ने जो फोर्स फाइंड किया था, याद रखें कि उसने कंज्यूम किया था कि ये जो मूव करती है साउंड, ये हमारे पास आइसोथर्मली मूव करती है, और लेप्लेस ने कहा था कि ये हमारे पास एडियाबेटिकली हमारे पास जो है मूव करती है। यहाँ पर जो है हमारे पास जब स्पीड फाइंड किया था हमारे पास किस चीज़ ने, न्यूटन ने, तो उसने फाइंड किया था 280 मीटर पर सेकंड। और एक्चुअल स्पीड हमारे पास क्या है, एक्चुअल स्पीड हमारे पास 332 है जो लेप्लेस ने फाइंड किया था, और ये 280, इससे हमारे पास तकरीबन जो है 16% जो है ये कम है। सो ये परसेंटेज आप लोग फाइंड कर ले कि ये हमारे पास कितना कम है। इसी तरह लेप्लेस ने कहा था कि यहाँ पर एक गामा की कमी है, ये गामा का टर्म इन्होंने इंसर्ट किया था, ये CP/CV की रेशियो है, और इस गामा की वैल्यू हमारे पास 1.2 समथिंग है। सो ये भी 1.29 जो है या 1.2 समथिंग है। सो ये आप लोग देख ले कि इसकी वैल्यू क्या थी, ये हम लोगों ने की थी। सो ये जो कमी है ये हमारे पास 16% है। सही है। सो न्यूटन ने कहा था कि हमारे पास बॉडी जो है थर्मली मूव करती है, दूसरे ने कहा था एडियाबेटिकली हमारे पास जो है मूव करती है। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड में ये भी याद रखें कि हमारे पास जो है अगर मॉइस्चर इंक्रीज़ करेगी तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। सही है। टेम्परेचर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर डेंसिटी हो तो डेंसिटी को हमारे पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर वाइंड की बात कर ले तो अगर सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वाइंड की तो उसको वेलोसिटी से ऐड करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर सेपरेट करेंगे, और वेलोसिटी का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। सो ये पांच चीज़ें जो है ये आप लोग याद रखें। फिर हमारे पास स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक। इसमें रस्सी डिफरेंट पॉइंट पर इसको प्लग कर ले। सो इसमें आप लोग जो है जस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखें, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ की फार्मूलेज है वो आप लोग याद रखें, कि जो फार्मूले के डेरिवेशन है वो आप लोग याद रखें। सही है। डॉपलर इफेक्ट, ऑब्जर्वर मूव करती है, ऑब्जर्वर मूव कर रहे टूवर्ड स्टेशनरी, अवे कर रहे स्टेशनरी, और ये जो है आप लोग जो है याद रखें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सिंपली फार्मूला आप लोग याद रखें, और ये भी याद रखें कि किस चीज़ में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। याद रखें बुक में जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी के लिए गिवन है, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की अपोजिट है। सो आपसे ईटा में वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक टॉपिक है जो बहुत ही हमारे पास कम्प्लेक्स टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है जो हमारे पास जिसमें ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है -x को। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, और दूसरा हमारे पास है मास स्प्रिंग सिस्टम। सही है। अगर हम देख ले तो बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का नाम हमारे पास ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन। सही है। तो इस वेव चैप्टर में इस एक पॉइंट में पूरी का पूरा 7 चैप्टर आ जाता है। सो याद रखें कि आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक देखना है, अगर वो ना देख ले तो सिंपली देख ले कि उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास x है वो बराबर है x0 sin ओमेगा t की, एम्पलीट्यूड हमारे पास ये x0 है, वाइब्रेशन देख ले हमारे पास 2 एंड प्रोमोशन है, टाइम पीरियड हमारे पास अपोजिट है 1 और फ्रीक्वेंसी की, और ये अगर टाइम पीरियड यहाँ पर आया है तो t = 2π डिवाइड बाई ओमेगा। यहाँ पर हमने ओमेगा की बात की थी कि ये हमारे पास डिफरेंट होगी पर डिफरेंट बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल ओमेगा हमारे पास बराबर है G/L की, पर किस चीज़ की, पर पेंडुलम, और ये ओमेगा जो है ये हमारे पास जो है बराबर है
K/M सो ये हमारे पास K/M की बराबर है। सो हर एक के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर आप लोग देख लें कि टाइम पीरियड हमारे पास जो है मास पर डिपेंड नहीं करता सिंपल पेंडुलम के लिए, और टाइम पीरियड जो है मास पर डिपेंड करता है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। सो ये आप लोग याद रखें, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर फिजिक्स PMDC सिलेबस 2023। सेकेंड ईयर फिजिक्स जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।